गुड मॉर्निंग सभी को, सुबह की नमस्ते। हरी हर। क्या बात है, हमारे साथ काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जुड़ गए हैं। नितिन भाई हैं, रानी बहन हैं, हर्षिता हैं, इंदिरा गुप्ता जो आईडी है वहाँ से, इंदिरा मेरी मम्मी का नाम है। रानी बहन जी नमस्ते, सुमन भाभी नमस्ते, एसके भैया, नितिन भाई, जनक, सभी का स्वागत है। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हर्षिता अगर हो सके तो वीडियो पर आइए। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया। तो हर्षिता बताइए, कहाँ से जुड़ते हैं, है ना? कब आपका दर्शन से परिचय हुआ? आइए थोड़ा सा आपको मिलवाते हैं सभी से, है ना? हम सब भी आपको जानते हैं। जी। अच्छा, मेरा नाम हर्षिता है और मैं कानपुर में रहती हूँ अभी। जी। मेरा होम टाउन कानपुर में ही है, मम्मी पापा के साथ। हम्म। और शालिनी दीदी मेरी बड़ी दीदी है। और मेरा दर्शन दर्शन के साथ परिचय हुआ 2019 में। और सबसे पहले मेरा परिचय इस तरीके से हुआ कि दीदी आई हुई थी घर पे। जी। तो हमारा और दीदी का मिलना हुआ। फिर दीदी के कुछ व्यवहार में चेंजेस देखे। दीदी के साथ पहले की जो यादें थी, मतलब हम लोग दूर दूर हो गए थे, लगभग 10 साल हो गए थे। फिर दीदी के व्यवहार में कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले, तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है। दीदी तो वैसी नहीं है जैसी मेरी कल्पना में रह गई थी। तो अभी ये क्या हो गया। तो फिर देखा कि दीदी जो करती है उस व्यवहार से सामने वाला क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है या कैसे रहता है, क्योंकि मैं जिस प्रकार का व्यवहार करती थी वो तो ठीक था, मतलब उसमें बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। ये बाद में पता चला कि इसके बाद भी कुछ चीज है। दीदी को देख के एक प्रेरणा जैसी मिली, फिर बातचीत के दौरान ऐसा पता चला। फिर दीदी के साथ ही हम कानपुर में गए संस्थान में, गणेश पागड़िया जी के पास। वहां से उसके बाद दीदी तो चली गई अपने घर, हम मिले मार्च में मिले थे। दीदी अपने घर चली गई अप्रैल में। फिर मैंने परिचय शिविर यहाँ कानपुर में ही किया। फिर इसके बाद इंदौर में उसके आगे विकल्प शिविर किया। फिर दीदी के साथ ही अभी ज्यादातर समय तो अध्ययन चलता है। तो इस प्रकार से मेरा रहा दर्शन के साथ परिचय। बढ़िया। सबसे अच्छी बात क्या लगती है दर्शन को लेकर के? सबसे अच्छी बात मुझे तो जो मिली वो ये थी, मैं संबंधों के साथ बहुत परेशान थी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, जैसे ऐसा बताते थे पापा या पहले जो भी लोग, ऐसे कि कोई किसी का नहीं होता है ना, सब अकेले अकेले हैं। तो ये क्या होता है, जब कोई किसी का नहीं होता तो इतने सारे इकट्ठे क्यों होते हैं सब साथ में, जब है ही नहीं कोई किसी का। तो ये एक बात जो थी ना, वो मतलब ठीक नहीं लगती थी कहीं से। तो उसमें एक बात ये अच्छी लगी कि काम है, संबंध पे हो भी सकते हैं, सब अपने ही है, ये बात कही जा रही है। हर मानव का हर दूसरे मानव के साथ संबंध है ही। बस संबंध पहचानने भर की देर है, मानव मानव संबंध है। तो ये एक अच्छी बात लगी। तो मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा जो थी वो संबंध के साथ ही होती है, कि ये क्यों नहीं ठीक चल रहा, क्या गड़बड़ हो रही है। सही बात है। कितनी बढ़िया बड़ी बात कह दी हर्षिता। हर्षिता छोटी सी हैं, मुझसे करीब 9-10 साल छोटी हैं। ये, इनकी उम्र लगभग 26 साल है। बात इतनी बड़ी कह दी, मतलब आज से 4 साल पहले और छोटी होंगी, 22 साल की उम्र में ये बात ध्यान में आती है कि एक तरफ दुनिया वाले कह रहे हैं कोई किसी का होता नहीं है ना, फिर सारे इकट्ठे क्यों हैं, है ना? ये परिवार में रह क्यों रहे हैं, समाज क्या है ना? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छा, मैंने भी कभी, हमने इस विषय पर चर्चा नहीं करी आज, जैसे हम आपको, है ना, मिल रहे हैं, कि कौन सी बात इतनी अपील कर गई। तो सही बात है ना, एक से अधिक एकत्र होने के लिए किया गया श्रम की व्यवहार संज्ञा है ना? और व्यवहार में व्यवधान पड़ता ही रहता है, क्योंकि आता ही नहीं है व्यवहार, करना कैसे है ना? और ये क्यों नहीं आता? क्योंकि मानते हैं, इस तरीके की मान्यताएं हमारे समाज में क्या है, स्थापित हो गई हैं, जो किसी को भी स्वीकार होती नहीं, नहीं है ना? बहुत बढ़िया। और कोई अच्छी बात बताइए। इसमें ना दीदी व्यवहार करना आता नहीं है वो भी एक बात है।
और अपन सामने वाला भी व्यवहार करता है, छेलने की ताकत भी नहीं होती, समझ ही नहीं पाते क्या। हर चीज हर चीज में ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, ये सामान से चीजें आ जाए तो ठीक है, सामान सामान दिखता है व्यवहार में। हम्म। किस भाव से दे रहा है वो नहीं, मतलब मुझे लगता था हम्म। बहुत सारी चीजें मेरे अंदर थी जो मुझे उसको भाषा रूप में नहीं पता था। तो दर्शन के साथ जुड़ने के बाद पता चला कि हाँ ये ऐसे है, उसको और अच्छे से कैसे व्यक्त किया जा सकता है। ये भी एक तो सीखने को मिला। जैसे मैं लोगों के साथ भाव से जुड़ जाती थी, भाषा मेरे पास नहीं थी, मुझे ठीक लगता था भाव के साथ, हाँ ये ठीक है, तो वैसे मैं थोड़ा रहती थी, व्यवहार भी मेरा मतलब पूरा भाव के साथ। लेकिन वो भाषा में गड़बड़ हो जाती थी हम्म। क्योंकि भावनाएं इतनी ज्यादा उमड़ती थी कि भाषा तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, व्यक्त एक करने के लिए भी हमें एक भाषा चाहिए, है ना। और वो सही भाषा हो वो, सही भाषा चाहिए, हाँ। क्योंकि वो भाव में कभी ज्यादा हो जाता, अति वो एकदम हो जाता है, या कभी एकदम ही कम में। ठीक सही ठीक बात है। अति न्याय के व्याप्ति अनाव्याप्ति दोष से भरे रहते हैं ना। सही हम्म। बात है। बढ़िया। तो हर्षिता, ये तो जबरदस्त है ना। तो हर्षिता, मैं चाहती हूँ कभी अगर मैं क्लास में नहीं आ पाऊँ तो आप है ना रीडिंग कर दीजिए, है ना। और हर्षिता भी मन लगा करके एकदम चल रही हैं इस दर्शन को लेकर के। और मुझे तो ये लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ, अभी थोड़ा अति व्याप्ति दोष हो सकता है यहाँ, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ हर्षिता हमारी अ, बहन कम है, बिटिया थोड़ा ज्यादा है। और इस अर्थ में मुझे लगता है कि हमारी अगली पीढ़ी तैयार हो गई है ना। तो जिन्होंने हमें तैयार किया, और ऐसे हमारे अग्रजों को जिन्होंने तैयार किया, ऐसे आप्त पुरुष श्री ए नागराज जी को नमन करते हुए सभी को सुबह की नमस्ते, है ना। और आज का हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। कल हमने देखा था धरती की भौगोलिक परिस्थितियां कैसे निर्माण हुई। जी हर्षिता, कुछ कहना और? अच्छा, ठीक है। तो कल हमने देखा, इतना सुंदर कल का वीडियो था, है ना। और उस पर निमिषा दी ने बाद में बड़ा अच्छा मैसेज भी भेजा ग्रुप में कि इस भूमि एक राष्ट्र अनेक, है ना, इस रूप से जब बाबा जी कहते हैं तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं कैसे अपने आप, है ना, विभाजित हो रहे हैं प्रयोजन के अर्थ में। एक एक चीज, मतलब दिस इज अमेजिंग। एक एक चीज कैसे जैसा लगता है कि हमारे लिए ही हो रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छा जगह है, वहां पर गए, साइंस म्यूजियम जैसा कुछ जगह है, स्मृति वन नाम है भुज में। तो वहां पर हमने देखा है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये 3 डायमेंशन में होती हैं एक्चुअली, ऐसे ऊपर नीचे होती हैं ना, जैसे चित्र में 2D दिखता है ऐसा नहीं है। तो ऐसे ऊपर नीचे ये हिलती डुलती हैं। इस क्रम में क्या हुआ यहाँ पर, कुछ समय पहले, लगभग मुझे लगता है आज से 100 साल पहले के करीब, एक भूकंप आया। और उस भूकंप में उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने उसको डॉक्यूमेंट किया और बताया। बहुत चीख पुकार मच गई और बहुत काफी डैमेज हुआ। लेकिन उस समय न्यूज़पेपर और इतना जितना 2000 का भूकंप जितना बड़ा करके आया समाज के सामने, है ना, पूरी दुनिया के सामने आया, ऐसा वो भूकंप तो नहीं, मतलब समाज के सामने नहीं आया। लेकिन उस क्रम में क्या हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ ऐसे शिफ्ट हुई कच्छ में कि वो प्लेट्स, एक छोटा सा उन्होंने बांध बना दिया। और जो नदियों का पानी था यहाँ पर, जो उस समय नदी थी, उसका पानी इस तरह से आने लगा कि वो सिंचाई के लिए उपयोग होने लगा। तो जहां पर ये बांध बन गया, इस दुर्घटना के फलस्वरूप, दुर्घटना इसलिए क्योंकि लोग यहाँ रहते थे, काफी जान माल की हानि हुई, और उसका नाम रखा अल्लाह बंद। अल्लाह बंद मतलब कि भगवान ने एक बंद बना दिया, है ना, भगवान ने एक बांध, भगवान ने एक सेतु बना दिया। और उस बांध के बनने से जो दोनों तरफ की जो लोगों का जीना था, वो इतना सहज सरल हो गया कि पूछिए मत। जी निमिषा दीदी, हाँ बताइए। जी दीदी, इसके बारे में जैसे ये सब बातें हम दर्शन से भी सुन रहे हैं, आप भी बता रही हैं नए नए वीडियो के थ्रू। जी। तो काफी साल पहले मैंने ओशो का 2 लेक्चर्स सुने हैं, अभी भी है मेरे पास। तो हम्म। ज्योतिष और अध्यात्म, और ज्योतिष अध्यात्म का द्वार करके, उसमें उन्होंने पहले तो ये भूकंप वाली बातें सब बताई है कि ग्रहगोल नक्षत्र का इफेक्ट धरती पे कैसे है। जी। और उसमें उन्होंने बताया कि हर 100 साल में
हम्म। धरती पे भूकंप, बड़ा वाला भूकंप आता है। बाकी तो थोड़े मोटे होते रहते हैं, लेकिन जो कच्छ वाला है, जैसे आपने उल्लेख किया कि आज से 100 साल पहले, जी। उसी तरह 100, मतलब एवरी 100 ईयर्स पे एक बड़ा भूकंप आता है। बिल्कुल। गैलीलियो का और सबका उल्लेख करके उन्होंने सब बताया है, रशियन काफी साइंटिस्ट का, और कि किस तरह का रिसर्च उसमें है। तो उन्होंने बताया है कि एवरी 100 ईयर्स पे आता है, और उसके बाद धरती पे विकास, उनका मतलब विकास का डेफिनेशन अलग है। हाँ बिल्कुल। तो विकास होता है पूरी धरती पे, और धरती जैसे मतलब हर 100 साल में, हाँ, सूर्य पे एक भूचाल आता है, हम्म। उसका इफेक्ट होता है धरती पे। जी। और उसके बाद धरती पे खुशहाली, सूर्य भी यंग होने लगता है, हाँ और यस। यहाँ धरती भी यंग होने लगती है, और उसके साथ 100 साल का एक साइकिल होता है कि हम्म। उसमें धरती का 50 साल तक विकास, फिर 50 साल तक उसका डाउनफॉल चालू होता है। और हम्म। उन्होंने उसको बच्चों के साथ कनेक्ट किया है कि जो बच्चे उस टाइम पैदा होते हैं, हम्म। तो वो भी मतलब उनकी ब्रेन की कैपेसिटी, ये सब बताते हुए उन्होंने बताया है, ज्योतिष का मतलब उसको कनेक्ट किया है कि बिल्कुल उन बिल्कुल। बच्चों का सूर्य इतना बलवान हो जाता है, हम्म। तो उन बच्चों का कैपेसिटी अलग प्रकार से होता है। तो शायद दर्शन के साथ कनेक्ट करके देखे तो ऐसा लगता है कि अगले 50 साल में बच्चे, जैसे आगे की पीढ़ी आगे बताया आपने एक बार, वो भी बताया कि 10,000 ब्रेन सेल्स ऐसे होते हैं हमारे अंदर अगली पीढ़ी में। तो जी। ये सब कनेक्ट करते हुए भी एक आशा बन जाती है कि हाँ, अगले 50 साल में दर्शन का मतलब जो व्याप्ति होगी तो काफी व्यापक हो जाएगा दर्शन भी, और अगली पीढ़ी हमारे को मतलब ये पूरा यात्रा को आगे ले जाएगी, और उसी हिसाब से पूरा धरती का जो सजना हुआ है अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। बारिश का मैंने नोटिस किया कि बारिश बढ़ रही है उसके बाद। आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले जो बारिश की स्थिति गुजरात की थी, उससे अभी बारिश की स्थिति काफी अच्छी हुई है। भले ही सीजन अलग हम्म। पलट मतलब उलट पुलट हो गए, लेकिन बिल्कुल। बारिश का जो एमएम बोला जाए कि इतने इंच हो गया है, वो बढ़ गया। तो इतना उल्लेख करना था। जो आपने बताया कि 100 साल पहले भूकंप आया था, तो इट इज काफी कनेक्टिंग है ना कि 100 साल के बाद ही यहाँ कच्छ में भूकंप आया, और उसके बाद वहाँ की लोकल बोल रहे हैं कि शेयर मार्केट अब जाता है, वहाँ के हम्म। व्यापार और सब कुछ बढ़ जाता है, तो नेचुरली वहाँ बढ़ेगा क्योंकि खेती सुधर जाएगी वहाँ की। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मैं बिल्कुल। थोड़ा कनेक्ट कर रही हूँ, और हम्म। सबको बता रही हूँ कि थोड़ा बहुत उससे कनेक्ट करके दर्शन को भी देख सकते हैं इस तरह हाँ से। हाँ बिल्कुल, देखिए जो आवश्यक और मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट सूचनाएं हैं वो कहीं से भी ग्रहण ही कर सकते हैं। और बढ़िया, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मेंशन करी। मुझे लगता है ये शायद ऑडियो मैंने भी सुना हुआ है ओशो का। 2 साल करीब मैं ओशो के ऑडियोज मैंने सुबह से लेके शाम तक सुना ही करती थी उन्हें, क्योंकि तब दर्शन से परिचय नहीं था, और बड़ा अच्छा तर्क करते थे, तो सुनने में आनंद तो खैर बहुत आता है ओशो को, है ना। हाँ। है ना। तो कहीं किसी बुक में मैं एग्जैक्टली बुक के नाम के साथ पेज नंबर के साथ तो रेफरेंस नहीं बता सकती हूँ, पर बाबा जी ने भी लिखा है ज्योतिष का जो मानव परंपरा में योगदान है ना, प्रयोजन के साथ उसको उसमें शोध होना चाहिए, और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं जो हम उससे समझ सकते हैं वो लेना ही चाहिए, आगे बढ़ाना ही चाहिए। तो यहाँ पर कई सारी बातें हम जब प्रकृति में विकास को देख रहे हैं, है ना, या प्रकृति में जैसे हम बारिश को देख रहे हैं अभी, तो बारिश एक तरीके से तो अच्छी है, जैसे अभी कच्छ में बहुत बारिश होती है, तो ये अच्छी है या खराब है, इस बात का अध्ययन मनुष्य करेगा। दो चीजें हैं यहाँ पर, बहुत स्पष्टता से देख लीजिए कि एक तो है कि हस्तक्षेप के फलस्वरूप कुछ घट रहा है ना, मनुष्य के नासमझी पूर्वक, है ना, इस किसी बात को पूरी तरीके से समझा नहीं, और इस प्रकार हस्तक्षेप पूर्वक कोई चीज घट रही है। जस्ट अ मिनट। सॉरी, जनक नीचे से बैठ के सुन रहा हूँ और मेरी ही आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। ओके।
तो हाँ, तो मैं ये कहती कि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या घटनाएँ, दुर्घटनाएँ कभी-कभी जो सद्घटनाएँ जैसी लगती हैं, वो कहीं मानव के नासमझी पूर्वक हस्तक्षेप के कारण तो नहीं हो रही है। और एक है व्यवस्थागत जो नेचुरली चीज़ें हो रही हैं ना, और उसमें ये भी देख पाना कि कैसे हमारे लिए है ना एक प्रयोजन, एक व्यवस्था को खड़ा दिखाई पड़ने लगता है कि वाह! मतलब नेचर चाहती है कि आप इसके अब आजू-बाजू जो है वो अब आदमी बस जाए। ऐसी एक व्यवस्था अपने आप खड़ी करने लग जाती है। तो एक्सटिंक्शन, जैसे कि हमने देखा एक उल्कापिंड बहुत सालों पहले आके धरती से टकरा गया, और ऐसा सटीक टकराया कि धरती जो है ठीक 23.5 डिग्री झुक गई। फिर हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, आपने भी पढ़ा, वीडियो में देखा कि ऐसा 23.5 डिग्री झुकने के कारण यहाँ पर मौसम, यहाँ पर ऋतुएं हुई, 6 ऋतुएं हुई, है ना? और 6 ऋतुओं के होने के कारण बहुत कुछ आगे घटा। तो ये जबरदस्त बात है ना। अच्छा, ऐसा उल्कापिंड टकराने के फलस्वरूप एक बहुत बड़ा मास एक्सटिंक्शन उस समय की धरती पर हुआ है ना, जबकि जीवावस्था एक हद तक है ना, एक बड़ी हद तक विकसित हो चुकी थी, लेकिन बिल्कुल छोटे-छोटे मैमल्स ही सर्वाइव किए। तो इस प्रकार जो घटनाएँ घट रही हैं, एक एक्सटिंक्शन हो रहा है, ये तो देखिए प्राकृतिक एक्सटिंक्शन है। जो चिंता की बात है वो ये कि हम प्राकृतिक नियमों को ना समझने के फलस्वरूप जो ये धरती इतनी सुंदर बन गई है, उसको हम लोग, अब हम ऐसा एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए एक छोटी-सी बात कहूँ, पाम ऑयल है ना, एक छोटा-सा वीडियो अभी छोटू अंकल ने इस ग्रुप में शेयर किया था कि चाहे ब्रेड ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, चिप्स तो हम खाते ही रहते हैं, तो ये सब में पाम ऑयल, अगर आप थर्ड इंग्रेडिएंट तक, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इंग्रेडिएंट में उसको देख रहे हैं, मतलब बहुत मात्रा में पाम ऑयल उसमें इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, जो पाम ऑयल है, तो क्या खराबी है ना? वैसे तो हम किसी एनिमल से तो ले नहीं रहे हैं, पाम तो एक ट्री है, तो ट्री का ऑयल हम ले रहे हैं, उस हिसाब से हम वीगन हुए, तो क्या ये करना सही है? तो देखिए, जब पाम ऑयल हम जो खाते हैं, ये क्यों गलत है? तो जंगलों को काट करके वहाँ पर पाम के लिए, जंगल में तो देखिए बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, उनके अपने प्रयोजन हैं जिनको हमने समझा नहीं। अब हम आने वाले हमारे किसी सेशन में हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने वाले हैं जो प्रकृति के साथ, प्रकृति को उसने बहुत करीब से अध्ययन किया है, तो उनके साथ सुनेंगे हम एक एक वनस्पति के साथ जीव संसार जुड़ा हुआ है ना? तो अस्तित्व में जो व्यवस्था या समाधान किसको कह रहे हैं? ऐसी, ऐसा होना, ऐसा रहना कि आप जिस जिस इकाई से कनेक्टेड हो, है ना, आप जिस जिस इकाई से कनेक्टेड हो, हर जगह सतत समाधान को प्रस्तुत करना, आपका ऐसा होना और रहना कि किसी भी क्षण, है ना, आप समस्या स्वरूप नहीं हो, इसे कह रहे हैं समाधान, है ना? तो समाधानित होने का अर्थ है ऐसा व्यवस्थित हो जाना कि हम सदा सदा सबके लिए, तो हम किससे कनेक्टेड हैं? परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, और पीछे प्रकृति, है ना, जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थावस्था। तो हम स्वयं को ऐसा व्यवस्थित कर लें, हमारे होने रहने का डिजाइन ऐसा हो कि उसमें हम सतत समाधान स्वरूप हो जाएं, है ना? तो ये है समाधान। हाँ, तो मैं ऐसा बताती, जैसे तो प्रकृति में क्या होता है, जैसे एक प्रकार का फूल है ना, तो एक खास प्रकार की बटरफ्लाई उसमें ही अंडे देती, उसी प्रकार के फूल में। तो ऐसा, है ना, ऐसी हमारी अवस्थाएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि ये फूल खत्म हो जाएगा तो ये बटरफ्लाई अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये बटरफ्लाई टेक्निकली डिजाइंड है ना, टेक्निकली क्या कहना चाहिए, नेचुरली डिजाइंड है, नेचुरली डिजाइंड है, इसी फ्लावर के साथ वो कनेक्टेड है। यदि ये फ्लावर नहीं है, ये फूल नहीं है, तो बटरफ्लाई अपने आप, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ऐसा होने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? तो भाई जो अनुक्रम है ना, अनुक्रम, जो विकास क्रम, विकास में एक एक कनेक्टेड है ना, सब कुछ ब्रिज है, एक एक इकाई हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये अनुक्रम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अनुक्रम बिगड़ जाएगा तो क्या समस्या है? देखो, अनुक्रम काफी तो बिगड़ गया है, फिर भी तो अनुक्रम यदि प्राप्त नहीं है, यदि अनुक्रम आपके सामने समीचीन नहीं, तो अध्ययन कैसे करोगे? ठीक है, कैसे समझोगे? एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरी बात तो आपको पता ही है, डोमिनोज इफेक्ट की तरह है, यदि अनुक्रम बिगड़ता है तो सब कुछ
धराशायी होगा। ठीक है, इस शिक्षा देखिए तो माइल के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं, तो बड़े एक तो ये मैंने बटरफ्लाई की बात बताई, इसके बाद जो बड़े-बड़े हमारे बंदर भी हैं, हमारे और जो जीव जानवर हैं जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, देखिए पाम ट्री के ऊपर तो वो नहीं रह पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को आप जैसे हमने जनसंवाद जो अभी हमने चलाया था उसमें संडे को देख रहे थे, एक तो मछलियों के ऊपर, उसमें समुद्र के ऊपर और नॉनवेज फूड के ऊपर काफी बात है। एक तो है कि आप उनको पाल रहे हो, है ना, और फिर उनको खाना चारा खिला के किसी तरीके मोटा किया और उसके बाद काटा फिर खा लिया, है ना। एक इस तरीके से आप अत्याचार कर, दूसरा अत्याचार ये भी है कि जब हम किसी से उसका आवास छीन लेते हैं, उसके रहने का स्थान छीन लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो रहेगा कहाँ, है ना, अपने आप को फर्दर प्रोपागेट कैसे करेगा, ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो मर ही जाएगा। इस प्रकार से एक मास एक्सटिंक्शन हो रहा है धरती पर हमारी गैर जानकारी के फलस्वरूप। तब अब आप कल्पना कीजिए, अगर आप एक ब्रेड का पैकेट, एक बिस्किट का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट उठा रहे हैं, तो आपके इस चीज का कितना बड़ा प्रभाव वास्तव में हो रहा है। ठीक है, पर ये बातें तो मुझे नहीं लगता किसी एडवर्टीजमेंट में आएंगी। हालांकि एडवर्टीजमेंट में मुझे लगता है कर्म फल प्रभाव, है ना। अब मुझे लगता है कि जब मानवीय परंपरा होगी तो कैसे एडवर्टीजमेंट होंगे, मुझे लगता है ऐसे एडवर्टीजमेंट होंगे जहां पर हम कर्म फल प्रभाव को बता रहे होंगे, है ना, सभी मानवों को। तो क्योंकि वो बच्चे सवेरे शाम तक वो ऐड सुनते रहते हैं तो झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं वही ऐड के साथ, है ना। तो मुझे लगता है ऐसे भी शिक्षा तो हो ही सकती है। ठीक है, तो काश हम किसी कर्म के फल प्रभाव को इतनी दूर तक बता पाते। अभी तो भ्रमित बातों को, भ्रमित कल्पनाओं को संप्रेषित कर देते हैं ना कि ये परफ्यूम लगाने से ऐसा होगा ना। इंद्रियता श्रृंगारिता के लिए पूरा बाजार, है ना, हमारे पीछे पड़ा है। बढ़िया। जनक, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, यस। यस, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मेरे को एक बात बोलनी थी जिसमें ये वातावरण में जो बारिश की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। उसका एक रीजन ये है कि हम लोग जो वाटर का लेवल जो बढ़ गया है, मतलब कैसे बढ़ा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस जिसको कहते हैं, इसमें मीथेन गैस खास करके आती है और नाइट्रस ऑक्साइड और ये सब चीजें। तो ये सब गैसेस ऊपर जाती है तो वो एक तरह का ब्लैंकेट बनाती है, और वो ब्लैंकेट की वजह से सूर्य की किरणें इसके धरती के ऊपर ही उसकी गर्मी रह जाती है, जबकि बाहर वो स्पेस में निकल जानी चाहिए। तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन लेवल्स हाई हो जाते हैं। जहां पर बारिश हो रही है वहां पर ज्यादा होने लगती है। हमको शायद कच्छ के बारे में पता है, लेकिन चाइना में बहुत बड़ा फ्लड आया। आई थिंक राजस्थान में भी बहुत सारा पानी पानी गिरा था इस बार। तो ये सब चीजें भी एक्चुअली हानिकारक होती है। इतना थोड़ा सा पॉइंट आउट करना था कि अमुक जगह पर जहां पर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है उसके लिए तो काफी नॉर्मल हो गया है। मतलब बारिश इतना होना, कलेक्शन भी होता है उसका वाटर का डैम्स में, चेक डैम्स में, वो सब अच्छी बात है। पर जहां पर थोड़ी सी रेगुलर हो रही थी वहां पर बहुत बढ़ गई है। तो ये वाष्पीकरण का जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो बढ़ गया है, क्योंकि सूर्य के किरण है वो निकल नहीं पा रहे। वो ब्लैंकेट की तरह जितने गैसेस थे, मेथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब पकड़ के रखती है वो एनर्जी को। और उसकी वजह से पृथ्वी में जितने भी हिमखंड है, बर्फ के जो बड़े बड़े 7-7 10-10 मंजिल ऊंचे बर्फ के जो फ्रेश वाटर के जो रिजर्व्स है पोलर कैप्स में, आर्टिक में और एंटार्क्टिक में, तो वो सब पिघल रहे, थोड़े थोड़े पिघलते जा रहे हैं। और शोर लाइन्स जो है दरिया के किनारे, वो सब बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा कह रहा है कि जितने भी शोर लाइन्स है वो पूरा का पूरा इतना लेवल्स बढ़ जाएगा कि हम लोगों को मैप्स भी रीडिफाइन करना पड़ेगा, पूरा मैप्स फिर से ड्राइंग करना पड़ेगा, अगर इस हिसाब से ही चलते रहे तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेस का जो निकल रहे हैं अभी भी। तो ये पॉइंट आउट करना था कि जितने भी लोग भी होते उससे भी अफेक्ट होते, अलग अलग तरह के सिकनेसेस भी आते, जैसे मच्छर की जितने भी लेवल थे वो बढ़ गए हैं कच्छ में भी, तो उसकी वजह से बहुत सारे सिकनेसेस आते हैं। कच्छ के लोगों को है जो वो मच्छर का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उन लोगों के लिए उसके डेंगू है, मलेरिया है, ये सब फैलता रहता है, और लोगों के पास इम्यून सिस्टम बिल्ट नहीं है। तो बहुत सारे रिपल इफेक्ट, जैसे डोमिनो इफेक्ट शालिनी ने कहा, वैसे होता है। और काफी सारा इम्बैलेंस होता है। तो ये दो चीज पॉइंट आउट करनी थी कि बारिश तो बढ़ गई है, उसके साथ साथ ये भी दो समस्या बढ़ गई है। और ये बैलेंस को ही बिगाड़ने वाला है अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो। यस। क्या बात है, बहुत बढ़िया जनक, थैंक्स फॉर योर इनपुट।
और जब मैं बात को सुन रही थी तो मेरे ध्यान में मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनी थी। जो जीव जानवरों का मल होता है ना, वो प्रकृति में बहुत सारा बैलेंस लेके आता है। अब तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कहाँ इसको पढ़ा। मैं अब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी चर्चा करने कहीं बैठूँगी या कभी, तो मुझे रेफ़रेंसेस याद नहीं, लेकिन किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्री में ये बात थी कि प्रत्येक जीव जानवर का जो मल है ना, वो प्रकृति के संतुलन में बड़ा आवश्यक है ना? और मानव का मल भी उसी प्रकार से उपयोगी। इस पे हमने एक छोटी-सी चर्चा पहले के किसी वीडियो में करी है। इस क्रम में जो टाइगर है, जो लायन है, बेसिकली लायन है, जो जिसको जंगल का राजा कहते हैं। तो जो जंगल का राजा शेर है ना, इसका जो मल-मूत्र होता है, वो वास्तव में हमारे मतलब इस पूरे इकोसिस्टम में मच्छर, मक्खियाँ, इस तरीके के जो मनुष्य के लिए सही जो चीज़ें नहीं है, सही इंसेक्ट्स नहीं हैं, है ना, उसकी ग्रोथ के लिए, एक्चुअली वो उसको कंट्रोल करता है। स्पेशली उस डॉक्यूमेंट्री में मच्छर को कंट्रोल करने की बात थी कि यदि पर्याप्त शेर नहीं होंगे, तो पर्याप्त उनका मल भी नहीं होगा, तो इस विधि से मच्छर कंट्रोल में नहीं होंगे। सो दैट्स अ काइंड ऑफ कनेक्शन समबडी मतलब सम साइंटिस्ट हैज़ मेड, है ना, कुछ तो स्टडी करके लेके आए होंगे इस तरीके की बात। तो देख लीजिए, है ना, एक भी हमने ज़रा-सा हिलाया इस प्रकृति की जो व्यवस्था है, तो सब धड़-धड़, 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 धड़-धड़ टूटेगा। जितनी वैरायटी मच्छरों की अब आ गई हैं, मुझे नहीं लगता हमारे 4094 पूर्वजों को इतनी समस्या हुई होगी। डेफ़िनेटली उनकी समस्याएँ अलग थीं, हमने बहुत उन्नति करी है, लेकिन ध्यान रहे हमें सिर्फ़ उन्नति करनी है, हमें ह्रास की दिशा में नहीं जाना है ना? हमारा जो गति है, जो हमारा गंतव्य है, वो ध्यान में रहे। यदि हमारी सही दिशा हमें पता नहीं है, हमारा लक्ष्य हमको पता नहीं है, ऐसी स्थिति को ही नासमझी कहा है। ठीक है? कुछ पता नहीं है, बस चले जा रहे हैं, कुछ-कुछ कर रहे हैं। ठीक है? चलिए, आई होप दैट एडेड वैल्यू टू एवरीवन। ठीक है? आज हम लोग कहानी धरती की उसमें आगे वीडियो देखते हैं। तो ये ध्यान रहे, अस्तित्व में जो घट रहा है, वो किसी न किसी प्रयोजन से है। जब तक मनुष्य अपने ध्यान को इकाइयों की परस्परता में जो प्रयोजन है, उसको पहचानने के लिए नहीं लगा रहा है, तब तक ऐसी स्थिति में बिना पता लगाए, बिना जाने जो हम करेंगे, उसमें अधिकतम संभावना है कि हम गलत ही करेंगे, है ना? अच्छा, ये अब कोई कल्पना नहीं रही, अब तो इसका प्रमाण साक्षात प्रस्तुत है। ठीक? चलिए, आइए सुनते हैं कहानी धरती की का एपिसोड 17, हमारी पृथ्वी सागरों की दुनिया। ऊपर आर्द्र चमकीली झिल्ली वाले खूबसूरत नीले आकाश तले पृथ्वी है। पृथ्वी इस क्रमबद्ध संसार की इकलौती अनोखी दुनिया। चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी अद्भुत दिखती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां जीवन है। चंद्रमा के अग्रभाग की शुष्क सतह वैसे ही है जैसे कि प्राणहीन, चेतनाहीन शरीर। अगर हम पृथ्वी को काफी दूर तक देख पाते हैं तो सफेद बादलों के घूमते भंवर दिखाई देते हैं, जो जमीन के अध छुपे भागों को कभी ढकते हैं तो कभी उन्हें उजागर करते हैं।
पृथ्वी शुरू से ही हमारा निवास स्थान है। पृथ्वी का अंत भाग 3 आवरणों से मिलकर बना है। पतला भुरभुरा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अपने प्रारंभिक काल में पृथ्वी पर पिघली चट्टानों के महासागर पाए जाते थे, लेकिन करोड़ों साल पहले पृथ्वी के चट्टानी बाहरी कड़े हिस्से या क्रस्ट ने ठोस रूप धारण किया। पृथ्वी की सतह का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट है। करीब 4 अरब वर्ष पहले पहला ज्वालामुखी फटा। अंदर से गर्म द्रवित चट्टान, गैस और वाष्प निकले। इन्होंने पृथ्वी की सतह पर फैलकर नया रूप धारण किया। गैस और वाष्प ने धीरे धीरे पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल बनाया। ज्वालामुखीय गतिविधियां होती रहीं और अधिक से अधिक मात्रा में जलवाष्प, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहे। फिर पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने लगा और इतना ठंडा हुआ कि इसमें जमा हुआ जलवाष्प मूसलाधार बारिश के रूप में करोड़ों वर्ष तक बरसता रहा। इस बारिश ने क्रस्ट या बाहरी कड़े हिस्से के खोखली जगहों को भरा और इस तरह महासागर बने। पृथ्वी पर मौजूद पानी क्या धूमकेतु की टक्कर से आया? धूमकेतु बड़े खगोलीय बहते हुए हिमखंड होते हैं। हां, पानी में जमे पात्र की तरह जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी को शायद धूमकेतु की टक्कर का अनुभव हुआ होगा और इससे जगह जगह पर पृथ्वी पर पानी भर गया होगा। पुरा काल से भी पहले जमीन एक विशाल भूखंड के रूप में थी, जिसे पेंजिया कहा जाता था। वह महासागर जो पेंजिया के किनारों को छूता है, एक अकेला प्रारंभिक महासागर था जिसे पेंथालासा कहा गया। इस महासागर ने पृथ्वी के बचे हुए भाग को घेर रखा था। बाद के ट्रायसिक काल में महाद्वीप पेंजिया के अलग होने की शुरुआत हुई और उत्तर में लॉरेशियन और दक्षिण में गोंडवानालैंड नाम के 2 महाद्वीप बने। यह अलगाव और विलयन की प्रक्रिया पृथ्वी की शक्ल पर अभी भी अबाधित रूप से चल रही है। जब महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे तो उनके बीच पैदा होने वाली दरार में पानी भरने लगा और वर्तमान महासागर बने। पृथ्वी पर 5 प्रमुख महासागर हैं: हिंद, अटलांटिक, प्रशांत, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। हमारे ग्रह का तकरीबन 70% हिस्सा जलमग्न है। इस पानी का करीब 97% महासागरों और सागरों में है। पानी के इस विशाल भंडार में अलग अलग तरह के करोड़ों जीव पलते हैं, लेकिन इंसान के इस्तेमाल के लायक पानी की एक बूंद भी नहीं है। सरल भाषा में कहा जाए तो ये खारा है। समुद्री जल का अधिकतम नमक सोडियम क्लोराइड के रूप में है, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में नमक भी कहते हैं। शुरुआत में आदि युगीन सागर का पानी जरूर हल्का खारा रहा होगा, लेकिन हजारों वर्ष तक बारिश होती रही। इस बारिश ने कई चट्टानों को तोड़ा और इनके खनिज पदार्थ को बहाकर सागर तक ले गई। पृथ्वी के क्रस्ट से ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निकले कड़े और गैसीय पदार्थ नमक और अन्य क्षार के स्रोत थे। इस तरह महासागर और नमकीन होते चले गए। शुद्ध जल समुद्र की सतह से सूर्य की किरणों द्वारा वाष्पित हो जाता है और पीछे रह जाता है नमक।
इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी और वायुमंडल के बीच लगातार पानी का लेन देन चलता रहता है और इस प्रक्रिया को जलीय चक्र या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। इसलिए महासागर का पानी नदी के पानी की तरह ताजा और शुद्ध नहीं होता। असल में पहली बारिश के वक्त से ही महासागर नमकीन होने लगे। हाल ही के दिनों में समुद्र तल के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट के खोज के कारण समुद्र जल के खारे होने की हमारी धारणा ही बदल डाली। हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले द्रव समुद्र के खारेपन को नियंत्रित करते हैं। ये विशाल नमकीन पानी का भंडार करोड़ों प्राणियों का घर है। रहने के लिए उपलब्ध ये जगह जमीन की तुलना में 250 गुना बड़ा होता है। महासागर में पाए जाने वाले प्राणी अलग अलग तापमान के जोन में मिश्रित रूप से तैरते और बहते रहते हैं। अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो पानी की सतह का औसत तापमान करीब 17 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सतह के नीचे गहराई के साथ पानी का तापमान कम हो जाता है। महासागर का वो हिस्सा जिसे सूर्य की किरणें भेदती हैं, उसे फोटिक जोन कहते हैं। ऊपर के 200 मीटर का स्थान यानी जो सतह के पास होता है, वहां सूर्य की किरणें सबसे अधिक भेदती हैं। अधिकतर समुद्री जीव वहीं रहते हैं। असल में थर्मोक्लाइन नाम की एक परत होती है जो महासागर की सतही परतों और गहरे पानी को अलग करती है। महासागर के पानी का करीब 90% हिस्सा थर्मोक्लाइन परत के नीचे होता है। थर्मोक्लाइन परत के नीचे के सागर का अधिकतर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी जितना गहरा होगा, सूर्य की किरणें उसे उतना कम भेद पाएंगी। साधारणतः स्थिति की बात करें तो रोशनी 200 मीटर के नीचे बड़ी कठिनाई से पहुंच पाती है। सागर तल हाइड्रोथर्मस सुराखों का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस जितना ज्यादा भी हो सकता है। यह पानी के अंदर रहने वाले जीवों का घर है, जहां सूक्ष्म प्लैंकटन से लेकर पृथ्वी का विशालतम प्राणी ब्लू व्हेल भी रहता है। महासागर की गहराई को देखकर नहीं बल्कि सुनकर मापा जाता है। यह काम सोनार नाम के एक यंत्र द्वारा किया जाता है। सोनार एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें ध्वनि तरंगों को महासागर के तल पर भेजा जाता है और फिर उसकी प्रतिध्वनि सुनी जाती है। ध्वनि पानी के अंदर 1500 मीटर प्रति सेकंड की दर से आगे बढ़ती है। इस ध्वनि के जाने और लौटने में लगे समय को 2 से भाग देकर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि महासागर कितना गहरा है। सोनार परावर्तित ध्वनि तरंगों से मछलियों के निवास, तलछटीय समुद्री जीव और महासागर तल की संरचना का भी पता लगा सकता है। आजकल महासागर की संरचना का चित्र बनाने के लिए अंतरिक्ष से उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है। संवेदी उपग्रह ऐसे साधनों से लैस होता है जो समुद्र का सतही तापमान, सतही हवा, महासागर की गहराई, ज्वार भाटा, तरंग और महासागर के सतह की संरचना का पता लग सकता है। अगर हम महासागर से पानी हटा दें तो हम महासागर के तल की संरचना को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समुद्री तट से समुद्री तल तक महासागर 3 भागों में विभाजित होता है। शेल्फ, स्लोप और राइज। सामान्यतः सभी महाद्वीपों के तट से समुद्री तल तक धीरे धीरे नीचे उतरती ढलान या स्लोप होती है, जिसे हम शेल्फ कहते हैं।
जहां कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, वहां से समुद्र की ढलान काफी तीव्र हो जाती है। इसे स्लोप कहते हैं। कहीं कहीं यह गहराई 3000 मीटर से भी अधिक होती है। स्लोप से लेकर समुद्री तल तक की ढलान कम तीव्र होती है, जिसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। सामान्यतः समुद्र का तल सपाट होता है। यहां हजारों सुषुप्त ज्वालामुखी इधर उधर पाए जाते हैं। कई बार समुद्र के तल पर अत्यंत ऊंचे पहाड़ों की कड़ी दिखाई देती है। ऐसी ही एक कड़ी है मिड अटलांटिक रिज। समुद्र तल पर कभी कभी ट्रेंचेस या खाइयां भी दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक खाई है मैरीना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। पांचों महासागर में सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, जिसका अर्थ है शांति प्रिय। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। प्रशांत की परिधि के चारों ओर की भूमि ज्वालामुखी से भरी हुई है और यहां बार बार भूकंप आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आजकल प्रशांत महासागर सिकुड़ रहा है, जबकि अटलांटिक महासागर का विस्तार हो रहा है, यानी आकार में बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक, आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका के किनारे तक पहुंच रहा है। अटलांटिक के बीचों बीच पानी के नीचे से महासागर के तल पर एक बड़ी विशाल पर्वत श्रेणी निकलती है, जो लगभग पूरे महासागर की लंबाई तक फैली हुई है। मिड अटलांटिक रिज इतनी ऊंची है कि यह कई जगहों पर समुद्र की सतह से बाहर आकर टापू बनाती है। अटलांटिक कई समुद्री जीवों का घर है। हिंद महासागर पृथ्वी के सतही क्षेत्रफल का करीब 14% हिस्सा ढकता है। यह महासागर 3 तरफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया द्वारा घिरा हुआ है। इसकी दक्षिणी सीमा पर दक्षिणी महासागर है, जो हिंद महासागर से ज्यादा ठंडा है। हिंद महासागर की औसत गहराई 3900 मीटर है। हिंद महासागर के सुमात्रा अंडमान क्षेत्र में सबडक्शन जोन है, जिसकी वजह से वहां कभी कभी भयंकर भूकंप आते हैं। सुमात्रा अंडमान क्षेत्र में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पूर्वी किनारा दक्षिणी पूर्वी यूरेशियन प्लेट के पश्चिमी किनारे के नीचे खिसक रहा है। 2004 में आई सुनामी का भी यही कारण था। अगर सबसे ठंडे महासागर की बात करें तो ये आर्कटिक है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर है, जिसका अधिकतर हिस्सा उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है। ये पांचों महासागरों में सबसे छोटा और सबसे छिछला है। ये यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका से पूरा घिरा है और पूरे साल में ये सागरीय बर्फ से ढका रहता है। समुद्री जीवों के लिए आर्कटिक महासागर एक अनोखी जगह है। इस महासागर की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ की गहराई जीवों से भरी पड़ी है। यहाँ जेलीफिश और कृमि की उपस्थिति के बारे में हमें शुरुआत में पता नहीं था। वॉलरस आर्कटिक में पाया जाने वाला एक अनोखा जीव है, जो शिकार करता है पानी में और रहता है जमीन पर।
लेकिन आज गर्माती धरती तथा बदलते जलवायु के कारण बर्फ की परतें पिघल रही हैं और उत्तरी समुद्र के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। संसार के 5 महासागर में दक्षिणी महासागर चौथा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें काफी पानी है और अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। सील अंटार्कटिक के स्तनधारी प्राणियों में एक अद्भुत और मनोहारी जीव है। ये पानी में रहती है, लेकिन व्हेल के विपरीत प्रजनन के लिए जमीन या आइसबर्ग पर वापस आ जाती है। समुद्र फेनी और ऑक्टोपस भी अंटार्कटिक परितंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ये सील और मछलियों का भोजन बनते हैं। सन 1977 में प्रशांत महासागर के नीचे वैज्ञानिकों ने एक आश्चर्यजनक खोज की। इस खोज ने हमारे ग्रह पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमारी धारणा ही बदल दी। वैज्ञानिकों ने सागर तल पर सुराखें पाई। इन सुराखों से काफी तेजी से गर्म द्रव बाहर आ रहा था और सबसे विस्मयकारी बात तो यह थी कि उन्होंने इन सुराखों को अनएक्सपेक्टेड या अप्रत्याशित जीवों से भरा पाया। हाइड्रोथर्मल वेंट के पास सूर्य की किरणों के नहीं पहुंचने के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। यहाँ के जीव अपने खाद्य के लिए केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं। वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि पहले जीव की उत्पत्ति महासागर के तल पर पाई जाने वाली सुराखों में हुई। यह खोज पृथ्वी के क्रस्ट की उत्पत्ति को समझने में मदद करती है। सागर के तल पर प्राकृतिक गैस अर्थात मीथेन संग्रहित होता है। साथ ही समुद्र की गहराइयों में मीथेन के हाइड्रेट डिपॉजिट भी पाए जाते हैं, जो भविष्य में ईंधन का अच्छा स्रोत साबित हो सकते हैं। महासागर हमारे लिए पानी, खाद्य पदार्थ और नमक के साथ साथ खनिज और पेट्रोलियम का भी महत्वपूर्ण भंडार है। भविष्य में महासागर ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत भी साबित हो सकते हैं। हमें महासागरों का संरक्षण करना चाहिए। महासागरों की गहराइयों से हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। क्या बात है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा आज का ये वीडियो। आप में से किसी को कोई बात अच्छी लगी हो तो मैं चाहती हूँ आज मेरे प्रश्न पूछने से पहले आप शेयर कीजिए। कोई भी व्यक्ति अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और शेयर कीजिए आपको कौन सी बात पे एकदम ध्यान गया। बहुत बढ़िया वीडियो था सच में आज का। जी, आप सभी ध्यान से सुन रहे थे ना? किसी का ध्यान कहीं नहीं गया? दीदी अगर हम इस पूरी व्यवस्था को समझे तो वीडियो में जो एक अल्लाह बंद की बात भी आई थी, जो आपने स्टार्ट में, आप वीडियो में नहीं, सॉरी, आपने रखी थी जी। तो उस बात को फिर अपन वीडियो में अगर कनेक्ट करते हैं सारी जगह पे जाकर के, जो भी समुद्र का जो निर्माण हुआ है, पानी जिस तरह से हुआ है, पहले हमने को ये जो महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, तो एक पूरी व्यवस्था को समझने में एक पूरी मदद मिलती है। और अगर हम उसमें समझ करके जीते हैं बिना हस्तक्षेप किए,
तो कितना कुछ उपलब्ध है हमारे लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के लिए, कि हम कितना उसको इस जीवन को प्रफुल्लता के साथ में, आनंद के साथ में, सबके साथ शेयरिंग के साथ में जी सकते हैं। और एक जो परस्परता में जो बताया है, हर जी इकाई की दूसरी इकाई से जो परस्परता है, उसको भी समझने में बहुत ही हेल्प मिलती है इस वीडियो से। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, बिल्कुल सही कहा। मेरा तो ध्यान, जी निमिषा दीदी, हाँ कहिए। मेरा ध्यान उस बात पे गया कि जैसे सूर्य के बिना इस धरती पे क्या होगा, ऐसा कुछ दर्शन के रेफरेंस से मैं कनेक्ट कर रही थी इसको, कि जी। जो कीमोफाइल बैक्टीरिया की बात आई कुछ, हम्म। कि तो जीवन वहीं पे भी है जहाँ सूरज की किरणें नहीं पहुंचते ही नहीं। तो मेरी सुनीता दीदी से इस बारे में एक बार चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया था, लेकिन अभी मुझे कनेक्ट हुआ कि सूर्य जब ठंडा हो जाएगा, हम्म। मतलब दर्शन के रेफरेंस से एक वीडियो में बाबा जी ने भी बताया कि सूर्य के कारण ही धरती पे जीवन है, ऐसा हमारा अभी का मानना है, हम्म। अभी की मान्यता। लेकिन दर्शन के रेफरेंस से देखे तो सूर्य अविकसित अवस्था में, धरती विकसित है। तो जैसे ही सूर्य का विकास होगा, हम्म। उसमें भी धरती की सहायता है ही, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके सहअस्तित्व को समझ सकते हैं उसके रेफरेंस में। बिल्कुल। तो लेकिन जब सूर्य नहीं रहेगा तो धरती पे क्या होगा, एक क्वेश्चन बन रहा था। तो आज की वीडियो से ये भी पता चलता है कि जहाँ किरणें नहीं पहुंचती है वहां पे भी लाइफ है। तो उसके उस मतलब जो विश्वास हमारा अखंडता में है, वो अभी दिख रहा है कि हम लोग तो खंड खंड में सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन अखंड बन रहा है, मतलब अपने में जो एक आश्वस्ति बन जाती है कि हाँ, ये तो बाबा जी ने जो क्या देखा होगा और क्या मतलब उनकी जो स्थिति रही होगी क्या होगी, और उसके लिए हम भी प्रयासरत इतने ही हैं। तो वहां पहुंचना है और ऐसा ही कुछ दिख जाए, और आप जो अभी दिखा रही है उससे भी आह्लाद हो जाता है ना। हाँ हाँ तो हाँ, ये बिल्कुल। काफी कनेक्टिंग है कि लाइफ वहां पे भी है, कि जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है तो कुछ ना कुछ सहअस्तित्व में घटेगा, कि हाँ एक दूसरे को सपोर्ट में पूरी लाइफ हो ही जाएगी। उसमें कुछ सूर्य के सिवाय भी कुछ होगा ही, ऐसी घटना घटेगी कि जिससे सब हो बिल्कुल। है जो ना। अभी आपने सेंटेंस बोला ना, ये है व्यवस्था में विश्वास। यही है व्यवस्था में हम्म, विश्वास, है ना, कि कुछ हम्म, घटेगा, कुछ होगा, है ना। कुछ चीजें हमारे अंदर जैसे बदलाव आ रहे हैं। कल हमने क्या सीखा था, ये जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट है ना, जिसकी वजह से अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के फलस्वरूप कुछ चीजें घट रही हैं प्राकृतिक विधि से, कुछ चीजें हमारे फिजिकली भी चेंज हो रही है ना। जैसे हम हुए तो अलग अफ्रीका से ही थे, पर अभी जैसा हम दिखते हैं वैसा एग्जैक्टली तो अफ्रीकन जैसे नहीं दिखते हैं। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विविधताएं आती हैं। और विविधताएं किस लिए हैं? तो विविधताएं हैं एडाप्शन के क्रम में विविधताएं आती हैं, है ना। विविधताएं इसलिए हैं कि आप जिस भौगोलिक परिस्थिति में हैं वहां बढ़िया से निर्वाह हो। जैसे हमारे शरीर शरीर में मेलानिन की मात्रा कम हो गई, अभी जैसी भौगोलिक परिस्थिति का निर्माण हुआ, अभी मेलानिन की मात्रा कम हो गई है, ठीक है। तो लेकिन अफ्रीका में मेलानिन की मात्रा शरीरों में ज्यादा है, वो थोड़े ज्यादा काले दिखते हैं। लेकिन ये जो मेलानिन की मात्रा, आप डॉक्टर हैं, आप मुझसे ज्यादा समझ सकती हैं, है ना। हाँ। तो है ना, तो ये सारी चीजें किस लिए है? ताकि ये शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे, है ना। अभी हम उसके कारण, अब ये भ्रम है कि हम उसके कारण अपने को अलग अलग मान लिए, है तो ना। ये भेद भी समाप्त हो जाता है, ये सब समझते हैं तुरंत, तब। वैसे ही तुरंत हम हो लोग को जाता विरक्ति, ये आदर्शवादी विधि में ये सब है। कंपैरेटिवली कम ही रहा, लेकिन जब पूरा समझते हैं तब ये भेद समाप्त होने लगते हैं मन से। मतलब इसीलिए। वो एक घृणा वाली बात ये सब नहीं हुँ, रहती। अभी मैं कहीं गई थी ना, जी। तो वहाँ एक उस होटल में एक इंग्लिश कपल था, और हुँ, साथ में वहाँ के मतलब लोकल तमिल लोग भी थे। तो हम लोग एंट्री ले रहे थे लिफ्ट में, तो लिफ्ट, 4 लिफ्ट एक साथ में थी। हुँ, तो जहाँ वो तमिल लोग बहुत बड़े घराने के होंगे, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, फिर भी वो इंग्लिश कपल था ना, तो हुँ, वो उसकी वाइफ ने उसके हस्बैंड को रोका, इतनी बड़ी लिफ्ट, इतने सारे लोग आ सकते हैं। हुँ, और हुँ, फिर मेरा फ्लोर अलग था, तो वो लिफ्ट वहां नहीं जा रही थी।
तो उन्होंने उनको रोक लिया, फिर मेरी वाली लिफ्ट में वो लोग आए। तो मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि इतने पढ़े लिखे लोग, आप लोग रंग से इतने प्रभावित है कि अभी तक भी वो मानसिकता नहीं गई है। तो ये सब समझ की चलते बात रहेगा। हमारे में कम ही है वैसे भी, सालों से मेरे में तो ये नहीं था, हम्म, लेकिन वो मैंने नोटिस किया उस टाइम। और दूसरी बात ये पता चलती है कि जब समझ आती है तो ये थोड़ा सा भी हमारे अंदर होता है वो समाप्त हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, हाँ, इसलिए धर्म से अधिक विज्ञान की स्वीकृति तो है ही इस युग में। है ही, और यस यस। जब हम और शिक्षा विधि की ये खासियत है ना कि जनमानस में मानसिकता को खड़ा करना, ताकत है भाई शिक्षा की, है ना। यस। इसीलिए बाबा जी ने मानवीय शिक्षा को प्रस्तावित किया है ना। चलिए, तो आज मैं तो मतलब जैसे जैसे ये वीडियोस देखती हूँ, बाप रे, मुझे तो लगता है कितनी बड़ी व्यवस्था है। 4.5 अरब साल पहले, है ना, गैसीय एक क्षेत्र बनने के कारण उसके बाद धरती जो है वो धीरे 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 कण आपस में साथ में आए, इसके फलस्वरूप कह रहे हैं कि धरती बनी, है ना। और उसके बाद 4 अरब वर्ष पहले ना, इस टाइमलाइन की थोड़ी कल्पना कीजिएगा, कह रहे हैं कि ये जो ज्वालामुखी की तरह कुछ रचनाएं हो गई, जिसके फलस्वरूप कुछ चीजें बाहर आने लगी, है ना, कुछ एलिमेंट्स बन बन के कुछ आने लगे, है ना, कुछ अंश इस तरीके से उन्होंने ऐसे परमाणु बनाए, परमाणु बनने के फलस्वरूप कुछ मॉलिक्यूल्स बने, जिसके फलस्वरूप कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ये सब चीजें बाहर आने लगी। एक ये कल्पना है, ये अब सच है कि नहीं पता नहीं है। तो साथ में वीडियो की शुरुआत में कहा या तो ऐसा हुआ होगा, या तो दूसरी बात कह रहे हैं, एक धूमकेतु धरती पर आया होगा। धूमकेतु क्या, एक बड़ा सा हिमखंड है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा, तो 70% धरती पानी से भरी हुई है। उसका यदि वॉल्यूम निकाला जाए ना, जितना पानी भरा हुआ है, उस पानी का आयतन निकाला जाए, तो इतना बड़ा एक हिमखंड चला आ रहा है कहीं से, और वो सटीक आकर के धरती पर आ जाता है। तो ये दूसरी कल्पना है। तो मनुष्य में कल्पनाशीलता तो है ही, कल्पनाशीलता ही हमारी क्या है, अनुमान क्षमता है। और ये जो दूसरा कल्पनाशीलता है, इसको हमारी, जी कुछ कह रही है, हाँ, जी उसमें कल्पना। ये भी जोड़ना है कि इसकी एक बात में ये भी हुआ कि पूरा जो मीथेन गैस से भरा हुआ है समुद्र, जहाँ पे ज्यादा हाँ, डेप्थ या गहराई, तो उसमें शोषण की बात भी उन्होंने कर दी कि बहुत उपयोगी है। और अच्छा है कि ये ऐसे वीडियो उद्योगपतियों के तक ना जाए, या शिक्षा में जो मार्केटिंग वाले हैं वहां तक ना जाए, नहीं तो इसका दुरुपयोग भी बहुत होगा। जैसे अभी तो सागर से बहुत सारा तेल हम निकालिए, हजीरा और ये सब में जो हो रहा है, तो ऐसी कई जगहों पे पूरी पृथ्वी पे हो रहा होगा। तो इन्होंने एक बात वो भी कर दी कि हमारे लिए उपयोगी भी है, इतने तेल के भंडार है, मीथेन गैस है, हम्म, हमारे लिए ये भी है, और आगे हम उससे क्या पाना, मतलब वो शोषण वाला बात भी उन्होंने ठीक, इनडायरेक्टली, क्योंकि उनको भी आती सूचना नहीं है तो वो भी हो गया है हाँ। ना। निमिषा दी, आपको मैं बता दूं, उद्योगपतियों को सब पता है, हमसे ज्यादा ये जो वीडियो आ रहा है ना, इससे ज्यादा पता है। अभी तक वो कुछ हम्म। तरीका नहीं निकाल पाए इसको इसको यूज करने का, नहीं तो कर लेते। भगवान करे ना हो। है ना, उद्योगपतियों को सब कुछ पता है ना कि वहां पे क्या हो सकता है। दीदी सही है, उसके निशा पहले जी। समझ की बात, उसके पहले समझ की बात अगर उन तक पहुंच जाए, क्योंकि वो तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ये जो आपने भी बोला है कि अपने से पहले उनके पास पहुंचता है। दे आर मोर अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। बिल्कुल बिल्कुल, और भैया ये हो जाएगा। देखिए, ये उद्योगपति हम ही आप हो सकते थे, ठीक है, ऐसा यस। नहीं कि नहीं हो सकते थे, हम भी हो ही सकते थे। और ये तो अब जो भी अस्तित्व में जिस जिस भी चयनवश, जैसे भी हम, वी आर द चोजन वंस, और हमारे द्वारा ये सब चीजें फैल जाएंगी। इसमें कोई बहुत बड़ा समय लगेगा ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है अगर स्लेवरी, जातिवाद, है ना, ये सारी चीजें शिक्षा से 100 वर्ष में खत्म हो सकती तो क्या बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग हैं जो मतलब चाहते हैं, विकल्प के रूप में चाहते हैं कि व्यवस्था कोई आ जाए, लेकिन पता नहीं लगा पा रहे हैं, होलिस्टिक कोई व्यू नहीं आ रहा है। तो मुझे बहुत लगता नहीं, मुझे उम्मीद है कि धरती बचेगी और हम सब जागृत होंगे। तो ये अर्थ में है तो सही मेरे अंदर बात, ठीक है। चलिए, तो कहानी को वापस थोड़ा सा सुना देती हूँ। 8:30 हो गया है आज, लेकिन फिर भी चलिए, तो ताकि आपके ध्यान में रह जाए। तो कह रहे हैं भाई, 4 अरब वर्ष पहले एक इतना बड़ा हिमखंड है, वो धरती पर सब पानी ले आया। बाकी जो खनिज के रूप में चीजें हैं ना, वो सब क्योंकि वहां कुछ ज्वालामुखी बने होंगे, जो भी क्रस्ट रहा होगा, जो भी कोर मेंटल, अब तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन उस स्थिति में
इस तरह से कुछ खनिज वनिज का संतुलन बन के पानी बन गया, खारा पानी बन गया। एक समय पर उन्होंने ये भी बताया, देखो ये खारा पानी में जो खारापन है ये भी नियंत्रित है, ऐसा नहीं है कि खारापन बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चले जा रहा है। तो देखिए नियम, नियंत्रण, संतुलन ये प्रकृति में प्रमाणित है। इसको लेकर के मैं जनक से कहूंगी किसी दिन इस बात को रखें कि पेड़ पौधों में कैसे कीट आ जाते हैं। कीट पतंगे भी बिल्कुल प्राणावस्था की रचनाएं होती हैं, लेकिन वो नियंत्रित करते रहती हैं, है ना। फसलों को जितना जैसा चाहिए बिल्कुल, है ना, वैसा जीवावस्था और ज्ञानावस्था के लिए एकदम तैयार करके प्रकृति देती है। इसका जब हम सघन अध्ययन करते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं कि बाप रे बाप, है ना, कितना बड़ा काम चल रहा है। ठीक है। और हमने जाना कि यस, है ना, तो वो क्या रचना है, तो उनको कहा हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, है ना, ये क्या कर रहे हैं, समुद्र के खारे पानी को नियंत्रण कर रहे हैं। क्यों नियंत्रण कर रहे हैं, तो क्योंकि वहां पर आगे जो संरचनाएं हैं, आगे जो जीवावस्था की जो इकाइयां हैं, है ना, या प्राणावस्था की जो इकाइयां, उनके रहने के लिए एक सही वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। खनिज संतुलन, ताप संतुलन लगातार बना हुआ है। फोटिक जोन है, फोटिक जोन, फोटो मतलब होता है लाइट, जहां पर भी शब्द फोटो आ गया मतलब लाइट, है ना। फोटिक जोन जहां तक पानी के भीतर लाइट जा रही उसे फोटिक जोन कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं वो जहां से उसके बाद ताप का नियंत्रण है, उस एक सीमा को पहचाना, उसको नाम दिया थर्मोक्लाइन, है ना। जहां से नीचे, उसके नीचे ताप का एक संतुलन पता चला, 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है उस, क्योंकि जो वहां पर जीव रह रहे हैं उनकी अनुकूलता के लिए, है ना, उनके आगे उनके अनुक्रम में बने रहने के लिए ये संतुलन दिखाई पड़ता है। इस पूरे वीडियो को देखकर फिर से एक बार ध्यान में आया, जो मानव की कल्पनाशीलता है वो पूंजी है ना। कल्पनाशीलता ही आपकी अनुमान क्षमता है, और इस अनुमान पूर्वक हमारी अनुभव तक की यात्रा है। तो 4.5 क्रिया में जीते हुए भी पूंजी के रूप में आपके पास कल्पनाशीलता रखी हुई है ना। अनुभव की रोशनी में अपनी अनुमान क्षमता को धीरे धीरे अनुमान हमारा पुष्ट होता चला जाएगा, और इस प्रकार जीते हुए जब हम अनुभव के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं तो एक दिन हम भी 10 क्रिया संपन्न होंगे, ऐसा प्रस्ताव है। अच्छा ये बताइए, समुद्र के तल पर हमको, अगर हम समुद्र के तल पर चले जाएं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई पड़ेंगी, बताइए। अपने आप को अनम्यूट करिए, जो लोग बिल्कुल नहीं बोलते हैं उनमें से आज कोई बोले, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। एसके भैया बताइए, एसके टिब्रेवाल जी। जी अगर हम समुद्र के तल पर चले जाएं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई पड़ेंगी, वहां बहुत काम चल रहा है, लंबा काम चल रहा है। जी दीदी, प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम, बिल्कुल बताइए भैया, क्या अगर हम समुद्र के तल पर जाएं तो अब हमें क्या क्या दिखाई पड़ेगा। जी बड़ी बहुत अच्छी चीजें दिखाई देती है। वनस्पति संसार होता है जो समुद्र की परिवेश में दिखाई देता है, जीव संसार होता है। फिर हमें बहुत से मिनरल्स, पदार्थ अवस्था में मणि धातुएं भी दिखाई देती है, मिलती है। फिर हमें उसमें ऐसा भी देखने में आया है कि एक अलग ही तरह का, बहुत नीचे जाने पे अलग तरह का संसार है, जो उसके अकॉर्डिंग वहाँ के जीव हैं, जो ऊपर आ जाते हैं तो वो सरवाइव नहीं करते हैं। फिर वहाँ का टेम्परेचर भी अगर हम देखें वैसे हिसाब से टेम्परेचर भी अलग दिखाई देता है, और वहाँ का प्रेशर भी अलग दिखाई देता है, जो हमारे लिए ऐसा अनुकूल नहीं है। तो अलग ही सिस्टम है जो हमारे को इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहा है। जिस तरह अर्थ के कोर को हम समझते हैं वो एकदम अलग है, उस तरह ओशन के नीचे भी बहुत ही एकदम अलग सृष्टि है। अब जैसे हम बर्मुडा ट्रायंगल को अगर देखेंगे तो अभी तक वो रहस्य ही बना हुआ है कि वो क्या है। तो कई समुद्र में अभी भी ओशन में रहस्य है, जहां तक देखिए ज्ञानावस्था हमारी नहीं पहुंच पाई है, मानव नहीं पहुंच पाया है। मुझे लगता है भैया जी ऐसा है, रहस्य तो मुझे लगता है अब रहा नहीं। मुझे जी अगर जी कोई पूछे तो मैं कहूंगी भैया उसका कुछ प्रयोजन होगा जिसका अनुमान हम कर नहीं पाए अभी तक।
हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं, आप सही कह है रही ना? हैं। हाँ तो ये हाँ इतनी सी ही बात है। हाँ, तो वो सही कह ये रही हैं। जबरदस्त है। अच्छा, मैं आपका थोड़ा ध्यान ले जाती हूँ। हमने वहां जब वीडियो देख रहे थे ना, तो हमने बहुत तरीके के ज्वालामुखी देखे। कल हमने ये देखा था, एक दिन 24 घंटे में एक ज्वालामुखी स्टार्ट होता है, और एक ही दिन में एक आइलैंड आ जाता है जिसका नाम था सर्जी आइलैंड, है ना? एक दिन में जी एक जी। आइलैंड, एक मतलब एक भूमि की रचना हो जाती है, ऐसा हमको दिखाई पड़ता है। तो हम, ये एक मुझे जबरदस्त बात लगती है, ये जो सारे नियम है ना, ताप का नियम, दाब का नियम, है ना, पानी ऊपर से नीचे ही बहेगा, ये सारे नियम बड़े इतने जबरदस्त है कि पूछिए मत। अब देखिए क्या हो रहा है इस पूरी घटना में। मनुष्य के लिए, मैं इसको ऐसे देखती हूँ, मनुष्य के लिए या अन्य जीव जंतुओं के लिए जिस जगह पर वो हैं, है ना, उस जगह पर उनके लिए पुष्टि उपलब्ध हो रही है, इसलिए धरती माँ है ना। उस जगह पर उसको पुष्टि उपलब्ध हो रही, तो आदमी को जाके खोदने की जरूरत नहीं है। खोज लीजिए, खोदने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो आवश्यकीय तत्व हैं वो अपने आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं। आपके लिए जैसा पानी आवश्यक है वो ऊपर से नीचे आपके लिए आ रहा है। तो पूरी जमीन के भीतर, है ना, ऐसा लगता है कोई हमारे इतने सारे साथी सहयोगी, हमारे ऐसा लगता है प्रकृति है ना, मानव के लिए, मैं क्या कहूँ, है ना, उसके लिए जैसे लिटिल सर्वेंट्स आर एवरीवेयर, है ना, आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है। आप राजकुमार जैसे, राजकुमारियों जैसे, राजा रानी जैसे अपने आप को ऐसी हैसियत से, ऐसी ताकत, ऐसी अनुभव क्षमता हमारे अंदर होने के फलस्वरूप पूरी व्यवस्था ऐसा लगता है हमारे लिए समर्पित है, हमें सुलभ करा रही है ना। व्यवस्था में जब देखने जाते हैं तो मानव के लिए आवश्यकीय तत्व, आवश्यकीय पुष्टि तत्व, है ना, एलिमेंट्स, है ना, सब चीजें, जितनी चीजें उसको चाहिए वो वास्तव में हम पाते हैं धरती की सतह पर सुलभ है। और सतह से एक सिंपल, एक साइंटिफिक बात बताती हूँ, सतह से नीचे कितना आदमी जा सकता है जो उसके लिए सुरक्षित है। आखिरी में बात की ना, संरक्षण, संवर्धन, सदुपयोग, है ना। सदुपयोग तो इन्होंने कहा नहीं इस वीडियो में, मैंने जोड़ दिया इसको कि सदुपयोग ही संरक्षण है, संरक्षण ही सदुपयोग है, संरक्षण, संवर्धन, सदुपयोगिता, ये तीन बातों को हमें गांठ लगाना पड़ेगा कि इस तरह से मनुष्य को धरती के साथ जीना है। जो तत्व जिस अनुपात में धरती उन्हें हमें दे रही है, उसी अनुपात में उन्हें कंज्यूम करना है, ठीक है। उससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करना है, सॉरी दिस इज द रॉन्ग वर्ड, यूज करना है ना, सदुपयोग करना है उसका। कंजम्पशन इज नॉट द राइट वर्ड, है ना, भोग जो शब्द ठीक नहीं है, ठीक है। एक दिन में जो धरती है वो अपना टापू बना के खड़ा कर देती है। एक बात दर्शन में आपने सुना होगा, जो विज्ञान है ना, ज्ञान विवेक विज्ञान, है ना, विज्ञान क्या करता है, तो लक्ष्य के लिए दिशा निर्धारित करने का काम करता है। तो मानव का लक्ष्य क्या है, जागृति मानव का लक्ष्य है, मानवीय परंपरा बनाना हमारा कार्यक्रम है ना, व्यवस्था को देखना, समझना, उसके अनुरूप स्वयं को कर लेना, व्यवस्थित होकर के जीना, ये हमारा कार्यक्रम है। इस विधि से हम सभी मानवों के जागृत होने के लिए एक वातावरण का निर्माण अनुभव की रोशनी में करेंगे, जिसको बाबा जी ने कहा है कि आप सतर्कता पूर्वक, है ना, अवधारणा बोध, अनुभव बोध तक आप पहुंच सकते हैं। भैया बहुत बड़ा और बड़ा सुंदर, बड़ा जबरदस्त एक राजमार्ग जैसा है ना, कि ठीक है, अनुभव जब होगा, हर्ता अर्जित हो जाएगी, उसके फलस्वरूप घट जाएगा एक दिन घटना, लेकिन उसके पहले भी बिना हानि पहुंचाए, है ना, जीने दो और जियो विधि से हम अपने कार्यक्रम बना ही सकते हैं। जब हम ये देख पाते हैं कि धरती हमारे लिए, धरती या एक एक अणु परमाणु हमारे लिए कैसे बिल्कुल, है ना, लगा हुआ है काम में, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, ठीक है। आज हम पठन नहीं कर पाए पर कोई बात नहीं, ठीक, चलिए। तो ठीक है, कल छुट्टी रहेगी और संडे को जन संवाद कार्यक्रम में मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्री का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे अपने जनक अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ रखेंगे संडे को। तो मिलते हैं संडे को, मुझे लगता है सुबह 9:30 बजे का कार्यक्रम है, मैं भूल रही हूँ 9 बजे का है कि 9:30 का है, जो भी समय है उस समय आपसे मुलाकात होगी। चलिए, आज के लिए धन्यवाद सभी को, हरि हर नमस्ते, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते।